अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा? वो रहेगा आईपी। आईपी को आप क्या बोलते हो? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी को आप क्या बोलोगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे सपोज कोई ये आइटम है आपके सोडियम को, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? 3s में। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? इसकी आईपी कहलाएगी। सोडियम को आप एनर्जी दोगे, ठीक है, एनर्जी दोगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये आपके आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? आयनाइज। आयनाइज, आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, इसलिए तो इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है कि एक, ये आपके आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड एटम, मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो एक आइसोलेटेड एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? द एनर्जी required, energy required to lose an electron from the energy required to lose an electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, the energy required to lose an electron from isolated gaseous atom called ionization energy। और ये आपको देनी पड़ रही है, has to be given, देनी पड़ रही है ना। ये आपके एंडोथर्मिक हो जाएगी, यानी इसका जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप दे रहे हो तो इसको नोट कर लो एक बार। तो एंडोथर्मिक है ये। और जो कि एनर्जी है, इसलिए आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे या जूल में ले लो, मतलब एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, या अर्ग में भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में अपन लेते हैं। लिख लीजिए।
ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट लूजली हेल्ड होना चाहिए। तो आप यूं लिख लो, तो लूज मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो ढीले से बंधा हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब आप समझ ही गए, गैसियस एटम का मतलब समझ ही गए, इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जैसे एल्युमिनियम है, इसको आप क्या दोगे, एनर्जी दोगे। क्या दोगे, एनर्जी दोगे। ये IP1 कहलाती है और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्युमिनियम +1 में। मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। फिर क्या करोगे आप, एल्युमिनियम +1 में कन्वर्ट हो गया था, आपने इसको वापस एनर्जी दी। ये एनर्जी अब क्या कहलाएगी, IP2। ठीक है, नाउ दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड IP2। ठीक है, फर्दर ये एल्युमिनियम +2 में कन्वर्ट हो गया। फर्दर आप एनर्जी दोगे इसको, वो कहलाएगी IP3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम प्लस। तो ये IP1, IP2, IP3, ये कॉन्जिक्यूटिव आईपीज कहलाती है, एक के बाद एक आने वाली आईपीज, these are called consecutive IPs, these are called consecutive IPs। नोटेड डाउन, लिख लिया सरीशा? एक मिनट सर, लिख रहे हैं। क्या ये आपके IP1 हो गया, IP2 हो गया, IP3 हो गया। ओके, अब आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जो कॉन्जिक्यूटिव आईपीज होती है ना वो हमेशा इंक्रीज होती है। IP1 से ग्रेटर होगा IP2 और IP2 से जो ग्रेटर होगा वो होगा IP3। ठीक है, तो ये आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है कि भाई जो कॉन्जिक्यूटिव आईपीज है ना वो इंक्रीजेज होती है, कॉन्जिक्यूटिव आईपी बढ़ती है। और IP4 होगी तो वो इससे ज़्यादा होगी, IP5 होगी तो वो IP4 से ज़्यादा होगी। वो ऐसा क्यों है, वो देखने के लिए अपन देखो, IP फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, एल्यूमिनियम से, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, लेकिन IP2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, एल्यूमिनियम +1 से। ये +1, ये जो मोनो आयन है ये अपने ऊपर +1 चार्ज रखता है, तो ये इजीली अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, क्योंकि ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकेगा। ठीक है, तो IP2 बड़ी होगी IP1 से,
क्योंकि IP2 में तो एल्यूमिनियम +1 से निकल रहा है और IP1 में एल्यूमिनियम से निकल रहा है। तीसरी चीज IP3 तो और भी ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ अब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है एल्यूमिनियम +2, मतलब दो दो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे जाने में। इसलिए हमेशा यही ऑर्डर होता है आपके कॉन्जिक्यूटिव आईपीज का, है ना। तो ये हमेशा ऑलवेज यही फॉलो होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। IP1 से ग्रेटर होगा IP2, IP2 से ग्रेटर होगा IP3, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आईपीज है, दिस इज ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव, इनको सक्सेसिव आईपी, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आईपी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स affecting फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। आईपी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो हमको पढ़ना है। फर्स्ट है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रिप कर रखेगा और उसको आसानी से लूज नहीं होने देगा। तो आईपी तो ज्यादा होनी है, फिर आपको पता ही है, ठीक है ना। क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या होता है, जितने ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगी, ग्रिप होगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होंगे फिर, और फिर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। और आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अभी डिस्कस और कर लेंगे। तो सेकंड जो है वो है कि जो आईपी है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। IP is inversely proportional to atomic size. IP is inversely proportional to atomic size. तो जितना ज्यादा IP होगा, मतलब जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्योंकि साइज बड़ा होने का मतलब क्या है, मान लो साइज इतना बड़ा है, साइज बड़ा है मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से तो क्या है, बहुत दूर है। तो अब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन लग नहीं रहा, बहुत दूर है। लेकिन अगर साइज छोटा होता, मान लो साइज छोटा है, साइज छोटा है, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही है, तो अब इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब अगर साइज बड़ा है तो आईपी क्या होगा, कम होगा। थोड़ी सी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, या थोड़ी एनर्जी दोगे, ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी दोगे क्या होगा, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो आपको पता ही होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो IP is inversely proportional to screening effect. IP is inversely proportional to screening.
IP is inversely proportional to, ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, देखो फोटो रखा ना आपने, सॉरी, क्या पढ़ा है आपने, जेड स्टार इज टू जेड माइनस, तो अगर ये ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा, ये ज्यादा है, ये कम हो जाएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो वो स्क्रीनिंग करेंगे, लाइट चली गई इधर, वो क्या करेंगे, आवाज आ रही है, हाँ यस सर। सर। लाइट तो चली गई वैसे इधर का, अब देखते हैं वाईफाई कितनी, यहाँ सर सुबह से नहीं आई, यहाँ पे सुबह से नहीं आई है, दोपहर में तो एकदम पूरी गर्मी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, अभी बस इन्वर्टर चार्ज हुआ था जनरेटर से, तो चला रहे हैं। यहाँ ले गए उधर भी तुम्हारे, हाँ सर। तो आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा, आईपी क्या हो जाएगा आपके, कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख लो आप, लिख लिया, लिख लिया है सबने, हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ वर्ष है, फोर्थ है, आईपी is directly proportional to penetration power, penetration power, ये penetration, देखो S वाला इनर होता है कंपेयर टू P, S वाला इनर होता है कंपेयर टू P, और P वाला इनर होता है कंपेयर टू D, D वाला इनर होता है कंपेयर टू F, तो ये S वाला है, या फिर इनर है, अंदर की तरफ है, यानी इनर है, यानी नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस, और अगर कोई न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल में है, यानी वो न्यूक्लियस के पास होगा, अगर वो न्यूक्लियस के पास होगा तो उसको निकालना फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका आईपी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसी चीज को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, अंदर घुसना। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है S is more near to nucleus compared S is more near to nucleus compared to P. This is called penetration. And P is more nearer, या P is nearer to nucleus compared to D.
मतलब ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में फिर एस की क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स एस में होगा उस उसकी आईपी बहुत ज्यादा होगी, उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। ठीक है ना, तो इसका यूज हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, क्लियर सबने ये? इशिका नहीं सर। लिख लीजिए। हाँ सर। सर 1 मिनट। लिख लिया सर। ठीक है ना, अब अगला जो फैक्टर है वो है फिफ्थ वाला फैक्टर है ना? फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड, completely and half stability of completely and half filled orbital। completely filled और half filled orbitals है ना, वो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। आईपी डायरेक्टली वर्सन टू स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ, P6 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। P6 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। P में 6 आते हैं और इसमें 6 ही हैं। और फिर उसके बाद हाफ का नंबर आता है P3। तो P6 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। फिर नंबर आएगा आपके हाफ फिल्ड का, ठीक है ना। तो P6 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन P3। सिमिलरली आपका जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है is more stable than D5 configuration. D10 configuration is more stable than D5 configuration. F14 configuration is more stable than F7 configuration. सर ये इधर चला जा रहा है, दिख नहीं रहा। अच्छा अब आया। इन कॉन्फ़िगरेशंस का जो आईपी होगा बहुत हाई होगा, ठीक है ना। अभी ट्रेंड देख लेंगे, अभी ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये नोट कर लिया, ये कौन सा था पॉइंट, फिफ्थ वाला? हाँ सर। वाला। अब सिक्स्थ वाला जो है वो है आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना कैटायन छोटा होगा, और अगर कैटायन छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लो Mn+2 है और Mn+7 है, इसमें से तो 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जितना वो छोटा हो जाता है ना।
एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड कैटायन बिकम्स स्मॉल। ये बहुत छोटा हो गया, तो छोटा है तो इसका क्या है, आईपी क्या है, बहुत ज्यादा, ये ऑर्डर ऑफ आईपी है, आईपी ऑर्डर है। ठीक है, नोट कर लिया। त्यागी, हाँ सर कर लिया। अब जो बात आ रही है वो आ रही है आपके ट्रेंड्स, ठीक है ना। किसके आ रही है बात, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरली हम एस एंड पी की बात करते हैं फिलहाल, पी को फिर अलग ले लेंगे, एस और पी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार बना के बताता हूँ आपको। ये आपके लिथियम है, ठीक है। लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन, यही आता है। अब आपने पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है, साइज छोटी हो रही है तो आईपी बढ़ेगा, क्योंकि साइज छोटी है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अगर साइज छोटी है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, उसको निकालना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जनरल ट्रेंड क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका जो साइज है डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, तो आईपी जो है वो नहीं, आईपी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है कुछ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ट्रेंड देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट का, एस और पी के लिए एक्सेप्शंस क्या क्या है अपने, देखो एक्सेप्शन एक तो आपको यहाँ और यहाँ, फिर एक आपको मिलेगा यहाँ, और ये तो आपके है ही। क्यों बताता हूँ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है S2P6, तो आईपी सबसे ज्यादा नियॉन की होती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, P6 पूरा भरा हुआ है पी वाला। वैसे तो इधर से इधर जाने पे साइज छोटा हो रहा है, आईपी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो आईपी S2P6 से नियॉन का जो है वो तो है ही, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसको एक्सेप्शन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज छोटी हो रही है तो आईपी बढ़ेगी। वैसे याद है कि आपको एक पीरियड में सबसे बड़ा यही होता है,
सबसे बड़ा है फिर भी क्या हो रही है, इसका आईपी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो P6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका है नोबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। नियॉन के कभी कोई कंपाउंड देखे क्या आपने? नहीं। इसकी हाईएस्ट आईपी होगी इस ग्रुप के, इस पीरियड में हाईएस्ट आईपी, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, इधर सीधे जाने पर क्या होता है, साइज छोटा हो रहा है तो आईपी बढ़ना चाहिए, तो ये P3 है, ये P4। तो वैसे तो इधर सीधे जाते हैं तो साइज छोटा हो रहा है, तो आईपी इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका बड़ा नहीं होके आईपी इसका जाता है, एक्सेप्शन है ये, इसका ज़्यादा है। P3 कॉन्फ़िगरेशन वाले का आईपी ज़्यादा है, एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि P3 जो है वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, हाफ फील्ड है, इसके कारण P3 का ज़्यादा है P4 से, यानी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा आईपी इससे, ऑक्सीजन से। सिमिलरली नीचे भी जा सकते हैं आप, फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा सल्फर। दिख गया क्या कारण है? हाफ फील्ड है, और ये चीज़ क्या है, एक्सेप्शन। सिमिलरली एक्सेप्शन जो है वो यहाँ भी आ रहा है, बेरिलियम और बोरॉन में। बेरिलियम क्या है, देखो S2 है, ये आपके S2P1 है। होना तो क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि जो आपका आईपी है वो बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा बेरिलियम का ज़्यादा है बोरोन। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या आपने कुछ बताया था बीच में? ये बताया ना, देखो ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, बेरिलियम है, बोरोन है, तो वैसे आईपी तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, लिथियम बोरॉन का। बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बोरोन का नहीं ज़्यादा होके बेरिलियम का ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा गैस में से, जबकि बोरोन में निकलेगा